तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्न उत्तरी सेट। और ये सेट नंबर 8 है। देखें जो पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह अधिनियम रैले आयोग की सिफारिशों पर आधारित था, जिसे प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। दूसरा कथन है कि इसमें विश्वविद्यालय सीनेट में निर्वाचित फेलों की संख्या में काफ़ी कमी आई, जबकि सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। तीसरा कथन है कि इस अधिनियम ने सरकार को सीनेट द्वारा पारित नियमों को वीटो करने और आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वयं के नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल तीन, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 है, असल में यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो सुधार किए गए थे, प्रशासनिक सुधार, उसकी एक प्रमुख आधारशिला थी। और जो रैले आयोग है, असल में जो रैले आयोग है इसका गठन 1902 में किया गया था। और इसका जो दायरा था, असल में यह उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों तक ही सीमित था। और इसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को अपने दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा था। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रवादियों ने रैले आयोग की आलोचना भी की थी और यह तर्क दिया था कि सरकार जो है जन साक्षरता की तुलना में अभिजात वर्ग के राजनीतिक असंतोष को नियंत्रित करने में अधिक रुचि रख रही है। लेकिन तो इस संदर्भ में पहला कथन जो है कि सिफारिशों पर आधारित था, जिससे प्राथमिक शिक्षक से लेकर, तो ये पहला कथन जो है गलत है। दूसरा, यह सत्य है कि विश्वविद्यालय सीनेट में निर्वाचित फेलों की संख्या में काफ़ी कमी आई कि सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या में इससे वृद्धि हो गई। इसमें क्या, जो ये अधिनियम आया था 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसने सीनेट के आकार को कम कर दिया, यानी कि जिससे अधिकतम यानी कि 50 से 100 तक सदस्यों की संख्या कर दी। और यह सुनिश्चित कर दिया गया कि जो अधिकांश फेलोशिप जो है वो सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाएं। तो इनसे जो इनकी जो स्वायत्तता थी वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो दूसरा कथन सत्य है। और तीसरा कथन यह भी सत्य है कि तो जो विकल्प नंबर 3 है, यह भी सत्य है कि इस अधिनियम ने सरकार को सीनेट द्वारा पारित नियमों को वीटो करने और आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वयं के नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया, है ना। मतलब ये था कि जो अधिनियम था ये था कि अनुसंधान और प्रयोगशालाओं के समर्थन के लिए 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। और ये जो वीटो का अधिकार था यही प्रदान कर दिया गया था। तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे सही हैं, इसलिए सही विकल्प सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। और अगला देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के अधीन निम्नलिखित आयोगों को उनके प्राथमिक उद्देश्य से मिलाएं। आयोग और सुधार का प्राथमिक क्षेत्र। 3 आयोग थे, फ्रेजर आयोग 1902, रैले आयोग 1902 और मैकडॉनेल आयोग 1900। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, अकाल निवारण एवं राहत, पुलिस प्रशासन एवं भर्ती। अब बताना है कि इनमें से सही क्या है। तो देखिए, रैले आयोग जो है ये विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा से संबंधित था, तो बी जो है। तो जो रैले आयोग है इसका गठन असल में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए किया गया था। वहीं फ्रेजर आयोग की बात करें तो फ्रेजर आयोग 1902 में इसका गठन जो है पुलिस प्रशासन एवं भर्ती से संबंधित के लिए किया गया था। जबकि मैकडोनाल्ड आयोग की अगर हम बात करें तो यह अकाल निवारण एवं राहत से संबंधित था। ठीक है, तो पहले का 3 हो जाएगा और दूसरे का यानी कि बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना, कि 1 का 3 यानी कि फ्रेजर आयोग पुलिस प्रशासन एवं भर्ती, रैले आयोग विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, और मैकडोनाल्ड आयोग जो है अकाल निवारण एवं राहत से संबंधित था। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के प्रसार के संदर्भ में
निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में तिरुचिरापल्ली से कंजौर तट पर स्थित वेदारण्यम तक एक पद यात्रा का आयोजन किया था? 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी 2016 में। पी कृष्णा पिल्लई, टी प्रकाशम, के केलप्पन या सी राजगोपालाचारी? सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सही विकल्प डी। अब देखिए 1930 में दांडी यानी गुजरात में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई और इन्होंने भारतीय तटरेखा के पार कई क्षेत्रीय आंदोलनों को गति प्रदान की। मद्रास प्रेसिडेंसी में राजगोपालाचारी वहाँ ये नेतृत्व संभाल रहे थे और इन्होंने क्या किया कि अप्रैल 1930 में सी राजगोपालाचारी ने स्वयं सेवकों का एक समूह संगठित किया और तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट पर स्थित एक जगह है जिसका नाम वेदारण्यम है, वहाँ तक पद यात्रा की और इसे वेदारण्यम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वेदारण्यम नमक सत्याग्रह का संबंध किनसे है, तो इसका संबंध जो है वह सी राजगोपालाचारी से है। और यह आयोजन औपनिवेशिक सरकार के दमनकारी उपायों के बावजूद भी प्राप्त व्यापक जन समर्थन और उच्च स्तरीय संगठन के लिए महत्वपूर्ण था। अब केलप्पन की अगर हम बात कर लें, के केलप्पन, जो के केलप्पन है, इन्हें केरल के गांधी के रूप में जाना जाता है, जो कि मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पय्यानूर तक नमक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो के केलप्पन है, ये जिन्हें केरल के गांधी के रूप में जाना जाता है, ये मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पय्यानूर तक नमक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। और ये जो पी कृष्णा पिल्लई हैं, पी कृष्णा पिल्लई हैं, ये असल में केरल में राष्ट्रीय ध्वज की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे। वहीं जो तंजौर है, तंजौर तट जो है, तंजौर तट मार्च जो है, राजगोपालाचारी का विशिष्ट योगदान था। यानी कि ये जो वेदारण्यम नमक सत्याग्रह जो है, ये राजगोपालाचारी से संबंध है, या यूं कहें कि इस विकल्प का सही जो प्रश्न नंबर 3 है, इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। और अगला प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर ले जाने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग को ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित 1 वर्ष की समय सीमा के भीतर ही खारिज कर दिया था। दूसरा कथन है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन वह पहला अवसर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को अपनाया था। तीसरा कथन है कि 1929 में शुरू हुई महामंदी ने भारतीय किसानों की क्रय शक्ति को कम कर दिया, जिससे आंदोलन में उनकी भागीदारी में योगदान मिला। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं। तो यहाँ पे तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, इसलिए सही विकल्प डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। और अगला 5वां प्रश्न है कि वेवेल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यानी कथन 1 है कि 1945 की वेवेल योजना में यह प्रस्ताव रखा गया था कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर वायसराय की कार्यकारी परिषद का पूर्णतः भारतीयकरण किया जाएगा। कथन 2 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रक्षा मंत्रालय का पोर्टफोलियो परिषद के एक भारतीय सदस्य को हस्तांतरित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रसन्न करने का प्रयास किया। अब बताना है कि उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। खैर, कथन 1 की अगर हम बात करें, उससे पहले अगर हम वेवेल योजना की बात कर लें, जो कि जून 1945 में घोषित किया गया था, यह क्रिप्स मिशन की असफलता और भारत छोड़ो आंदोलन के दमन के बाद भारत में उत्पन्न जो राजनीतिक गतिरोध था उसे हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस संदर्भ में पहला कथन जो है ये सत्य है कि ब्रिटिश 1945 की वेवेल योजना में यह प्रस्ताव रखा गया था कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर वायसराय की कार्यकारी परिषद का पूर्णतः भारतीयकरण कर दिया जाएगा।
मतलब जिसमें ये था कि विदेश मामलों के सदस्य सभी, मतलब विदेश मामलों के सदस्य होंगे, इसके साथ साथ जितने भी सदस्य हैं सभी भारतीय होंगे, जिससे सिर्फ वायसराय और कमांडर इन चीफ ही, यानी ये दो व्यक्ति ही ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में रह जाएंगे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन ये गलत है, क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय का पोर्टफोलियो था असल में ये विशेष रूप से ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के लिए आरक्षित था, जब तक कि सत्ता के पूर्ण और अंतिम हस्तांतरण पर बातचीत नहीं हो जाती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा, है ना। अगला छठवां नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर छठवां है कि आधुनिक इतिहास के संदर्भ में बिजली के चालक और षड्यंत्र का सिद्धांत किससे संबंधित था? कोमागातुमारू घटना, या आईएनसी की स्थापना, या बंगाल का विभाजन, या आईएनए विद्रोह। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, मतलब बिजली का कंडक्टर और षड्यंत्र सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित थे। जहाँ पे जो बिजली का चालक या तड़ित चालक सिद्धांत जिसे कहा जाता है, तो षड्यंत्र सिद्धांत की बात करें तो षड्यंत्र सिद्धांत जो है, तो आरपी दत्त जो थे उनका ये मानना था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, असल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जो है भारत में एक जन विद्रोह को विफल करने की साजिश के परिणाम स्वरूप हुआ था, और पूंजीपति नेता इसमें भागीदार थे। जबकि जो तड़ित चालक या बिजली के चालक का जो सिद्धांत था, असल में ये विपिन चंद्र का ये मानना है कि कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने ह्यूम का इस्तेमाल बिजली के कंडक्टर के रूप में किया, यानी कि राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में, यानी कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी या सुरक्षा वाल्व के बहाने। तो ये वाला सिद्धांत, तो तो बिजली के चालक सिद्धांत जो है असल में ये भी उसी समय दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सिद्धांत थे। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आईएनसी की स्थापना, है ना। अब सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। दूसरा कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा कथन है कि लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना में दादा भाई नौरोजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब बताना है कि कितने कथन गलत हैं। पहला कथन देखेंगे। पहला कथन जो है ये तो गलत है कि प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि प्रारंभ में जो असल में जो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, यह जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें यह लक्ष्य बना। तो सही जो पहला कथन है ये गलत है। दूसरा कथन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, यह गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन कि लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना में दादा भाई नौरोजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, यह कथन सत्य है, क्योंकि सन 1889 यानी कि 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था ब्रिटेन के जनता में भारतीय मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करना, और जिसके प्रति भारत सरकार उत्तरदायी था। इसने डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी के कार्यों का अनुसरण किया, जिन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत से संबंधित मुद्दे उठाए थे। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। गलत कितने हैं? पहले और दूसरे, तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2 कथन गलत हैं। अब 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नरमपंथी दलों ने सरकारी सेवाओं के भारतीकरण के लिए अभियान चलाया। दूसरा कथन है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन की एक अनूठी विशेषता लोगों की व्यापक भागीदारी थी। तो बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। तो असल में जो भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे या जो प्रारंभिक जो नेता थे, इनका जो उदारवादी चरण था, इसका असल में जो सामाजिक आधार या जो बेसिक जो सोशल बेस था असल में सीमित था,
और जनता ने इसमें निष्क्रिय भूमिका निभाई थी। इसका वजह ये था कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे उनको जनता पर राजनीतिक विश्वास का अभाव था। साथ ही इसी वजह से जन भागीदारी की कमी के कारण नरमपंथी दल जो है अधिकारियों के खिलाफ उग्र राजनीतिक रुख नहीं अपना सके, और ये नरमपंथी दलों ने आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आधारों पर सरकारी सेवाओं के भारतीकरण के लिए अभियान चलाया था। तो इस संदर्भ में पहला कथन जो है वो सत्य है और दूसरा गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक, है ना। अब अगला देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने यह घोषणा की थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की जीवन सांस है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या अरबिंदो घोष या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो असल में यह अरबिंदो घोष के द्वारा कहा गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है किसी राष्ट्र की जीवन सांस है या जीवन शक्ति है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमा संबंधी तत्व आमतौर पर नागर शैली के मंदिरों के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर पाया जाता है? नदी देवियां, जिसमें गंगा और यमुना शामिल हैं, या फिर नवग्रह या मिथुन या यक्ष? तो नागर शैली के मंदिरों की अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो प्रवेश द्वार हैं उन पर सामान्यतः जो है गंगा और यमुना देवियों के चित्र बने होते हैं, जो कि ये जो देवियां हैं असल में पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक हैं। और यह बताता है कि मंदिर के पवित्र स्थान में प्रवेश के लिए आवश्यक गुण हैं। साथ ही साथ हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा और यमुना केवल नदियां नहीं हैं, बल्कि यह दिव्य शक्तियां हैं जिनके संपर्क में आने वाले लोगों को पवित्र किया जाता है, जिससे भक्त आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन मंदिरों में इन जो ये मूर्तियाँ होती हैं अक्सर उनके संबंधित वाहनों के साथ दर्शाया जाता है, मतलब कि वो किसका सवारी करती हैं। जैसे गंगा के लिए मकर या मगरमच्छ जैसा प्राणी दर्शाया जाता है, और यमुना के लिए कछुआ, जो कि इनके प्रतीकात्मक महत्व को और भी बढ़ा देता है, इसी दर्शाया जाता है। ठीक है। और अब ध्यान देने वाली बात है कि जो मिथुन यानी कि जो कामिक छवियाँ होती हैं, या फिर जो नवग्रह हैं और या फिर यक्ष हैं जो कि प्रकृति की आत्माएं वगैरह, ये सब अन्य तत्व हैं जो कि मंदिर की सजावट में महत्वपूर्ण तो होती हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर दीवारों या गेट पर रखा जाता है, विशेष रूप से गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर नहीं। तो क्योंकि ये प्रश्न है गर्भगृह के बारे में, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, नदी देवियाँ। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11वां है कि भारत इस्लामी यानी कि या इंडो इस्लामी वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसमें सजावट के लिए मानव और पशु आकृतियों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। दूसरा कथन कि उद्यान इस्लामी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण तत्व था। नंबर 3 कि इस संरचनात्मक शैली में बीम और लिंटेल प्रणाली का उपयोग किया गया था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? अब सजावट के लिए मानव और पशु आकृतियों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, ये गलत है, क्योंकि इस्लामी वास्तुकला में ऐसा नहीं है। क्योंकि इस्लामिक कला में धार्मिक प्रतिबंधों के कारण मानव और पशु आकृतियों के चित्रण से परहेज किया जाता था, और ज्योमेट्री पैटर्न रखा जाता था, और सुलेख को प्राथमिकता दी जाती थी, जिसमें कमल के फूल वगैरह भी उल्टे रूप में शामिल हैं। तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कि उद्यान जो है इस्लामी वास्तुकला का महत्वपूर्ण तत्व था, ये सत्य है, क्योंकि स्वर्ग का प्रतीक माने जाने वाले उद्यान जो हैं ये इस्लामी वास्तुकला का अभिन्न अंग था, और अक्सर मस्जिदों और मकबरों जैसे प्रमुख संरचनाओं के चारों ओर ये स्थित होते थे, जिसमें यह मुगल काल में काफ़ी फला फूला, और बाबर ने इस पर विशेष ध्यान दिया था। और तीसरा कथन कि इस संरचनात्मक शैली में बीम और लिंटल प्रणाली का उपयोग किया गया था, गलत है, क्योंकि जो संरचनात्मक शैली है बीम और लिंटल प्रणाली के बजाय चापाकार प्रणाली, जिसमें कि मेहराब, गुंबद और वॉल्ट इस पर आधारित होता है, जो कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला में प्रचलित था। तो इस संदर्भ में यहाँ पे सिर्फ एक कथन सही है, वो है केवल 2, यानी कि उद्यान जो है इस्लामी वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण तत्व थे। और अगला 12वां प्रश्न है कि मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मीनारों का उपयोग इस शैली की एक विशिष्ट विशेषता है।
दूसरा कथन है कि इमारतों में लगी बड़ी खिड़कियां यूरोपीय प्रभाव की संभावना का संकेत देती हैं। तीसरा कथन है कि निर्माण कार्यों में अक्सर विभिन्न रंगों के पत्थरों और संगमरमर का उपयोग किया जाता था। बताना है कि इन कथनों में से कितने कथन सही हैं। अब बात करें अगर हम मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या मालवा वास्तुकला की बात करें, तो यह अपनी नवीन सोच के लिए जानी जाती है, जो कि बड़ी खिड़कियों और मेहराब का उपयोग जिसमें प्रमुखता से किया जाता था, और बेहतर वेंटिलेशन और प्राकृतिक, मतलब ये किया जाता था ताकि बेहतर वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी मिल सके। इसके अलावा ये डिजाइन तत्व यूरोपीय वास्तुकला के संभावित प्रभाव को दर्शाते हैं, जो संभवतः व्यापार या सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से आया होगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विभिन्न रंगों के पत्थरों और संगमरमर के बार बार उपयोग ने इमारतों की सुंदरता को बढ़ाया और कारीगरों की प्रतिभा को प्रदर्शित किया। हालांकि जो मालवा शैली है, इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि इसमें मीनारें नहीं होती, जबकि मुगल वास्तुकला जैसी अन्य स्थापत्य शैली में मीनारें जो हैं प्रमुखता से पाई जाती हैं। ठीक, तो अब देखें, पहला कथन कि मीनारों का उपयोग इस शैली की एक विशिष्ट विशेषता है, ये गलत है। दूसरा कथन कि इमारतों में लगी बड़ी खिड़कियां यूरोपीय प्रभाव की संभावना का संकेत देती हैं, ये सत्य है। तीसरा कथन कि निर्माण कार्यों में अक्सर विभिन्न रंगों के पत्थरों और संगमरमर का उपयोग किया जाता था, तो ये सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल दो कथन सही हैं, दूसरे और तीसरे। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एलोरा गुफा के भित्ति चित्र का उदाहरण नहीं है। पहला है मरती हुई राजकुमारी या मरणासन्न राजकुमारी, उड़ती अप्सरा, उपदेश देते हुए बुद्ध। बताना है इनमें से क्या सत्य है। अब हमको ये बताना है कि इनमें से जो एलोरा गुफा है, जो उसमें भित्ति चित्र बने हैं, उनमें से कौन सा इनमें से उदाहरण नहीं है। तो असल में ये तीनों उदाहरण वहाँ पे हैं। अब एलोरा गुफा जो कि अपनी उत्कृष्ट कला और मूर्ति कला के लिए विश्वविख्यात है, जिसमें विभिन्न दृश्यों और आकृतियों को दर्शाने वाले भित्ति चित्र भी शामिल हैं, जिसमें मरती हुई राजकुमारी तो है ही, और यह भित्ति चित्र जो है एलोरा में पाए जाने वाले प्रसिद्ध चित्रों में से एक है, जो भावनात्मक गहराई और कलात्मक कला को दर्शाता है। उड़ती अप्सरा की बात करें तो यह एलोरा में पाया जाने वाला एक और प्रमुख भित्ति चित्र है, जिसमें दिव्य प्राणियों को दर्शाया गया है, जो भारतीय गुफा कला में एक सामान्य विषय है। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध उपदेश देते हुए हैं, ये भी दर्शाया गया है, और उनके जीवन के दृश्यों को चित्रित करना एलोरा की बौद्ध गुफाओं की एक विशिष्ट विशेषता है। अब क्या है कि तीनों जो उदाहरण है असल में एलोरा गुफा से संबंधित है, और हमको बताना है कि कौन सा उससे नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी उदाहरण है ना। अब अगला अंतिम प्रश्न है 14 नंबर का कि भारतीय संगीत में बांसुरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांसुरी या फ्लूट, कि वैदिक काल में इसे मूल रूप से नदी या तुनवा कहा जाता था। दूसरा कथन कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक सुप्रसिद्ध भारतीय बांसुरी वादक है। तीसरा कथन कि बांसुरी जो है ताल वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। कितने कथन सही हैं। अब पहला कथन देखें। पहला कथन सत्य है, क्योंकि वैदिक काल में सॉरी ये नदी लिख दिया है, नाड़ी है, असल में नाड़ी या तुनवा कहा जाता था। बड़ा ना की मात्रा ड में नीचे बिंदी ऐसा ऐसा वाला, उसको देख लीजिएगा। नाड़ी या तुनवा कहा जाता था वैदिक काल में, से मूल रूप से नाड़ी या तुनवा कहा जाता था, सत्य है, या तुनावा कहा जाता था असल में। तो यह बताता है कि यह इसकी उत्पत्ति जो है प्राचीन है, और यह भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र रहा है, जिसे पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण के दिव्य वाद्य यंत्र के रूप में दर्शाया गया है, जो इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। दूसरा कथन ये भी सत्य है, क्योंकि पंडित जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त भारतीय बांसुरी वादक हैं। और कथन 3 जो है गलत है, क्योंकि जो बांसुरी है जो कि सुशीला वाद्य यानी कि पवन वाद्यों की श्रेणी में आता है, जो कि वायु स्तंभों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ये जो वाद्य यंत्र है, ये जो ताल वाद्य हैं, ये सतहों या झिल्लियों पर प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न करने की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है बांसुरी जो है असल में वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि यह सुशीला वाद्य यानी कि पवन वाद्यों की श्रेणी में आता है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा केवल 2 कथन, यानी कि पहले और दूसरे कथन सही है। तो इस वीडियो में इतना ही।
बाकी अगले में। नमस्कार, जय हिंद।